नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनका किरदार, उनका वजन सब चर्चा में रहता है। उनका काम, उनकी बात और आला कमान का उन पे खास जोर भी रहता है और उनके वजन पे भी जोर रहता है। तो आज हम स्वागत कर रहे हैं एनडीटीवी के न्यूज रूम में हमारे साथ उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया साहब हैं। फिरोजिया साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। जय महाकाल। नमस्कार। फिरोजिया साहब, संसद का सदन चल रहा है तो आज सवालों का सिलसिला उसी से शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी होती है कि सदन चले। वो कहते हैं कि हम तो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंदर अगर सदन कोई नहीं चलने दे रहा है तो वो सत्ता पक्ष है। कांग्रेस का सबका है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। सदन ये नहीं चलने दे रहे हैं, सदन को बाधित कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनसे पहले भी कहा था, पिछले सत्र में भी कहा था, उसके पहले जब 2019 से 24 तक का रहा उसमें भी कहा था कि भैया आप लोग तैयारी करके आओ, मुद्दों को निकाल के लाओ, उस पर डिबेट करो, चर्चा करो, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ देश का भला होगा, जनता का भला होगा। वो तो खुद चाहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। लेकिन ये कांग्रेस या जो भी विपक्ष है, ये मुद्दा विहीन है। इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है। ये जरा जरा सी बात को कुछ भी बोल के झूठ बोलते हैं और मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको अपनी स्थिति जनता के बीच में लानी है, अपनी राजनीति की चमक बढ़ानी है, जिसके कारण ये सदन को बार बार वो रोकते हैं, जिसके कारण बाधित करने के कारण हमारे जो नए सांसद हैं और जो हमारे जैसे दूसरी बार के भी सांसद हैं, हम लोग तैयारी करके आते हैं। हम हमारे क्षेत्र की समस्या को लेके आते हैं, मुद्दों को लेके आते हैं कि यहाँ पे हम उठाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ निराकरण होगा, जनता का हित होगा। हम यहाँ पे सीखने भी आते हैं और समझने भी आते हैं और जनता की समस्या को भी लाते हैं कि कार्रवाई कैसी चल रही है और क्या क्या हमको करना चाहिए जो राष्ट्र हित में हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये चलने ही नहीं दे रहे, उसको बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष का सांसद दुखी है, विपक्ष के नए सांसद भी दुखी हैं। वो तो हमसे कहते हैं कि भैया ये सदन नहीं चल रहा है यार, क्यों नहीं चल रहा। अब आप देखिए, आज 11 तारीख हो गई और इन्होंने अभी तक 12-15 दिन तक नहीं चलने दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाधित करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना इनको नॉलेज है। और डिबेट होती है तो ये जवाब भी नहीं सुनते। जब मंत्री या कोई जवाब देने, इनके सवालों का जवाब देने या इनके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके जो जवाब आना चाहिए, और वो जवाब देने जैसे ही खड़े होते हैं तो ये छोड़ के सदन भगते हैं और नारेबाजी करके, और नहीं तो फिर ये बाधित करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली। बीजेपी कह रही कि मोदी जी का अपमान कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष कहता है कि हम मुखौटा लगाकर ही तो अपनी बात रख रहे हैं, मुखौटा लगा के लोगों को रिपोर्टर राहुल गांधी बन रहे हैं। बीजेपी कहता है तो मोदी जी का सरासर अपमान है। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो हम बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं या दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी होते हैं, और जब हम सांसद हो जाते हैं, जनता हमको चुन लेती है और हम देश के नेता को चुनते हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो वो एक पद गरिमापूर्ण पद है, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो सदन के नेता है। वो सदन के नेता, सभी के नेता हैं, देश के नेता भी हैं और सदन के भी नेता हैं। तो उनका सम्मान तो सभी को करना चाहिए। ये हमारी सांसदों की लायबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। और जिसको विश्व देखता है, वो विश्व में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये ऐसे मौखटे लगा के अनगढ़ंत बोलना, मजाक उड़ाना, ये और उम्र में भी वो बड़े भी हैं, तो ये इनको शोभा नहीं देता, ये हमारे संस्कार नहीं है। अच्छा, समझना चाहिए। 13 और 14 तारीख के लिए पार्टी की तरफ से क्या निर्देश है सांसद जी? 13-14 तारीख को निर्देश, वो सदन की कार्रवाई में हम तो लोग बैठे ही हैं, लेकिन ये चलने दे, इनने मांग रखी है कि संविधान के ऊपर चर्चा। हम पक्ष पूरा तैयार है। अब ये चर्चा करें जब है, हम तो पूरी तैयार है। हमने कभी मना नहीं करा, चर्चा होना चाहिए और सदन में होना चाहिए। उसको यहाँ तक कि उसको तो अब लाइव कर रखा है, तो सभी देखते हैं सदन का, दूरदर्शन, हाँ, सदन की कार्रवाई सांसद टीवी के माध्यम से। तो ये तो जनता भी देख रही है और जनता क्या, पूरा विश्व देखता है। तो ये तो करना चाहिए इनको। सांसद जी, अब जरा दिल्ली से ना अपन चलते हैं, अभी प्रयागराज चलते हैं, फिर उज्जैन भी आएंगे। कुंभ शुरू होने वाला है और 12 वर्ष के बाद फिर वो महाअवसर आ रहा है। इधर
तैयारी प्रयागराज की पूरी हो गई है, योगी जी लगे हुए हैं और आप अभी से लग गए हैं सिंहस्थ 2028 के लिए। रेल मंत्री से मुलाकात की, आपने कुछ ट्रेन भी मांगे हैं, तो बड़ी जल्दी तैयारी में लग गए हैं सर। क्या क्या तैयारी है इस बार सिंहस्थ के लिए? बिल्कुल। ये एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जब जब सिंहस्थ आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में। ये बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है। और अभी तो डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार के कारण जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। और पहले लगभग 5 से 7 करोड़ जनता आई थी, तीर्थयात्री दर्शनार्थी आए थे, लेकिन महाकाल लोक का जब से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया है, जनता को समर्पित करा है, तब से उसके पहले जनता आती थी 25,000 पर डे, 25 से 50,000। अब जनता रोज पर डे आ रही है दर्शन करने, वो आती है 2 लाख के लगभग। वो तीर्थ पर्व हो या तीर्थ स्नान हो, तो जनता लगभग 15 लाख 20 लाख से हर आना चालू हो गई है। और अब हम ये मानते हैं कि सिंहस्थ में लगभग 15 से 20 करोड़ जनसंख्या आने वाली है, तीर्थयात्री दर्शनार्थी। तो उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, वो भी सतत मॉनिटरिंग, जो भी विकास कार्य हमने प्रारंभ किए हैं वो स्थानीय विकास कार्य हैं, और अभी से हम चालू करेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और वो उस समय तक कंप्लीट भी हो जाएंगे, जिससे आने वाले तीर्थयात्री दर्शनार्थी को सुगमता से हम दर्शन करा पाएँ, उनको सरलता से स्थान, जो निवास स्थान है वो उपलब्ध करा पाएँ, उनको आवागमन में कोई असुविधा ना हो। ये सब प्रयास हम अभी से कर रहे हैं। और जो भी तीर्थयात्री दर्शनार्थी आए वो अपने दिल में जीवन की एक अमिट छाप लेके यहाँ से जाए, ये माननीय मोहन यादव जी और हम, मैं सांसद होने के नाते, वो मुख्यमंत्री होने के नाते, दोनों प्रयास। अच्छा, वो रोपवे की जो सौगात मिली सर, वो कब तक क्रियान्वित हो जाएगी, कब दिखेगी हमें? कब हम सीधा स्टेशन से दरबार उतरेंगे? बिल्कुल, उसका काम अभी प्रारंभ होने वाला है, टेंडर वेंडर सब हो गए हैं, सिर्फ भूमि पूजन है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मेरे ख्याल से अगले महीने से हो जाएगा, और बहुत जल्दी उसकी सौगात हम धरातल पे जनता को उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सांसद जी, ये उज्जैन के लोग कहते हैं कि बीजेपी आलाकमान उज्जैन पे बहुत मेहरबान है। पहले तराना के विधायक जी को सांसद जी बना दिया, 2 बार के सांसद हो गए और उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं, तो उज्जैन पे बीजेपी आलाकमान मेहरबान? बीजेपी आलाकमान तो मेहरबान, उनका आशीर्वाद तो है ही, लेकिन बाबा महाकाल की जो कृपा है वो बीजेपी पे है। तो ये बिल्कुल मतलब हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम बाबा महाकाल के चरणों में पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं और मैं वहाँ का सांसद हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ बाबा महाकाल के गण के रूप में, जनता ने मुझे चुन के भेजा है, और गण भी तो नंदी के रूप में। अच्छा, नंदी जब आपने कहा है तो एक सवाल आप समझ गए होंगे आप, मैं क्या पूछने वाला हूँ आपसे। मेरे ख्याल 132 किलो वजन था उस वक्त, जब 135 किलो वजन था, बाद में 32 किलो कम किया था। 32 किलो कम किया था, और गडकरी जी ने कहा था कि जितने किलो वजन कम उतना 1,000 करोड़। तो 32 किलो 32,000 करोड़ मिलने चाहिए थे। अच्छा, मिले 2300 करोड़ थे, तो ये बाकी के पैसे कब मिलेंगे सर? नहीं, गडकरी जी देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो कहता है वो करता है। और उन्होंने कहा था कि 1 किलो वजन पे 1,000 करोड़ रुपए का। तो हमने जितनी योजनाएं, जितना हमने उनसे बना के दिए प्रस्ताव, उन्होंने सब प्रस्ताव अक्षरशः स्वीकृत करे। अब हम ये सोच रहे हैं कि और क्या बनाए, मतलब हमको सोचना है। गडकरी जी ने तो कहा है कि तुम तो लाओ, हम दे रहा हूँ, और वो दे रहे हैं। चाहे आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि 77 साल के बाद, मतलब आज़ादी के बाद पहली बार उज्जैन नेशनल हाईवे से जुड़ा है। चारों तरफ हमारे नेशनल हाईवे बन गए, आउटडोर जो रिंग रोड थे वो बन गए। हमने जो जो प्रस्ताव दिए, जो रोपवे की बात करी तो रोपवे उन्होंने दे दिया। हमने जो जो मांगा माननीय नितिन गडकरी जी से, उन्होंने वो दिया। और इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आभार और धन्यवाद। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का आभार और धन्यवाद कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने, क्योंकि जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, हमने वहाँ से उद्योग के लिए बात करी माननीय मोदी जी को, तो उन्होंने हमको विक्रम उद्योगपुरी दी,
उसके बाद मेडिकल डिवाइस उन्होंने आत्मनिर्भर भारत में पूरे देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए। सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस अगर उन्होंने दिया है तो वो उज्जैन को दिया। महाकाल लो, इतनी बड़ी सौगात है। अभी 850 करोड़ का रेलवे स्टेशन दिया, नेशनल हाईवे दिए, रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर दिया। मतलब जो जो हम मांग रहे हैं माननीय मोदी जी ने वो हमारे, स्टेशन की जो अपग्रेडेशन की राशि थी वो स्वीकृत हो गई सर? माननीय मोदी जी ने उसका वो भी भूमि पूजन भी वर्चुअल कर दिया है और उसके टेंडर लगना चालू हो रहे हैं, टेंडर की प्रक्रिया में है। वो टेंडर भी लग गए। तो एक्चुअली क्या है कि उसके जो उन्होंने डिज़ाइन ही है उसको थोड़ा सा उसको सुधार रहे हैं वो, तो उसके कारण वो थोड़ा सा लेकिन मेरे को अश्विनी वैष्णव जी ने भी बोला है कि वो मोदी जी भी मॉनिटरिंग में है, मैं भी मॉनिटरिंग में हूँ और उसको हम 2028 के पहले कंप्लीट कर देंगे। हमारे जितने भी रेलवे स्टेशन है, चाहे वो नागदा का हो, चाहे आलोट का हो, चाहे महिदपुर रोड का हो, चाहे उज्जैन चिंतामण का हो, चाहे कड़छा का हो, सब बन के तैयार हो गए। लगभग हमने अभी 3 रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन माननीय मोहन यादव मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से करवा दिया। तो हालांकि जो जो हम मांग रहे हैं, अभी हमने नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट की मांग करी, तो 600 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिए हैं, जल शक्ति मंत्री जी ने हमको दिए हैं। तो वो जो जो हम मांग रहे हैं वो सब माननीय मोदी जी हमको दे रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद बराबर हमारे को सतत मिलता रहता है और वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि आने वाला सिंहस्थ एक अमिट छाप लेके यहाँ से तीर्थयात्री दर्शनार्थी जाए। इसलिए वो पूरे स्थानीय विकास की बात जो हुई है, आप देखेंगे कि अभी मोहन जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 13 अखाड़े हैं, उनको ये अनुमति प्रदान करी कैबिनेट ने कि अगर वो स्थानीय निर्माण करते हैं तो उनको अनुमति दे दी है। जो संत समाज भी बहुत प्रसन्न है, उनका स्वागत सम्मान भी हमारे मुख्यमंत्री का करा है कि जो अखाड़े हैं 13 उसमें उनके संत महात्मा भी आते हैं, उनके भक्तगण भी आते हैं, देश नहीं पूरे विश्व से आते हैं। तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, वो सब स्थायी निर्माण हो जाएगा और सिंहस्थ के बाद वो दूसरे काम में भी आ सकता है। तो ये व्यवस्थाएं जो है वो अभी से हमने प्रारंभ की। एक जरा सवाल उपचुनाव को लेके हो जाए सर। देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुए तो बिल्कुल 29 की 29 एकदम, जैसे कहते हैं ना कि पूरा वो मोहन जी भी कहते थे कि पूरा हार 29 का हमने बीजेपी को समर्पित कर दिया मध्य प्रदेश की तरफ से। 2 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो बुधनी तो आप जीत गए, हालांकि उस पर मार्जिन काफी कम हो गया, लेकिन विजयपुर में आप सिटिंग मंत्री वहां से वो हार गए। तो नतीजे जाहिर बात है कि बीजेपी के मन मुताबिक तो नहीं है। तो अब तक समीक्षा हुई होगी, क्या चूक, क्या कमी, क्या लापरवाही, क्या लैक, क्या रहा सर? देखिए उसकी अभी समीक्षा हो रही है, शीर्ष नेतृत्व उसकी समीक्षा कर रहा है। जहाँ भी थोड़ी भी हमारी चूक हुई होगी उसको हम आने वाले समय में, बीजेपी का तो जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं अगले चुनाव की तैयारी हम करने लगते हैं। तो जहाँ भी हमने कोई चूक हमसे हुई होगी या स्थानीय मुद्दों में कोई हुआ होगा तो उसको हम सुधार लेंगे। इतना कोई विषय नहीं है क्योंकि हम बुधनी भी जीते हैं। चूँकि अब इसकी समीक्षा होना है तो बिल्कुल गंभीरता से इसकी समीक्षा भी। अच्छा, एक सवाल ये कि जब जीतू पटवारी को कांग्रेस की कमान दी गई तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मालवा निमाड़ में बीजेपी को डेंट लगेगा, क्योंकि अब राव से बीजेपी का युवा अध्यक्ष बना दिया गया है। उसके बाद लोकसभा हुए और फिर अब ये उपचुनाव भी हुए। तो आपको लग रहा है कि पटवारी का मालवा निमाड़ से अध्यक्ष बनाना यहाँ मालवा निमाड़ में कुछ उसका असर पड़ा? मैंने कहा ना, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये ऊपर से लेकर नीचे तक चला है। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो। जीतू पटवारी जी ने भी झूठ कर, ये भी अभी चलते चुनाव में मुझे मेरे ऊपर ही बोला था उन्होंने, और मंच से बोल दिया था कि मैंने ऑपरेशन कराया। मैंने उनको नोटिस भी भेजा। आपने कहा था कोर्ट जाऊंगा। हाँ, तो आप गए? नोटिस दिया कि भैया जवाब दो। अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि भाई मैंने ऑपरेशन कराया, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चलो मैं चलता हूँ वापस, मेडिकल चेकअप करा लो, मालूम पड़ जाएगा वो तो, दूध का दूध पानी का। तो वो पलट गए। तो ये कहने का मतलब है कि अब जनता समझ गई है कि इनमें कोई दम नहीं है और कांग्रेस पूरी खत्म हो चुकी है। ये तो सिर्फ अपनी राजनीति की धार बढ़ाने के लिए ये कुछ न कुछ आर्गलन करते हैं। अच्छा, एक जब भी बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में वंशवाद है, परिवारवाद है, तो कांग्रेस जिन लोगों के नाम गिनाती है उनमें एक वो आपका भी नाम गिनाती है, और उसके लिए वो ये कहते हैं कि भूरेलाल जी विधायक रहे गोहद से, आगर से भी रहे, शायद गोहद से और आगर से। फिर वो कहते हैं रेखा दीदी विधायक रही, आपकी बहन। वो कहते हैं अब सांसद जी हो गए हैं, तो कहते हैं कि परिवारवाद में ये भी तो नाम है।
देखिए, मेरे पिताजी बिल्कुल सही बात है, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से रहे और विधायक भी रहे, भिंड से भी रहे, आगरा से भी रहे, जहाँ से संगठन ने उनको लड़ाया, दीपक से लेके तो हल्दर किसान और कमल का फूल। 1995 में उनकी डेथ हो गई। मैं जो है बूथ अध्यक्ष भी रहा, में विद्यार्थी परिषद से मेरा छात्र राजनीति जीवन चालू हुआ। मैं विद्यार्थी परिषद से काम करते करते मेरे को बजरंग दल का जिला संयोजक बनाया, जिला प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद मेरे को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, मैं बूथ अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा। मतलब जो जो संगठन में हमारे जो रहते हैं दायित्व, उन छोटे से छोटे दायित्वों से मैं काम करता हुआ और अपना कार्य को सिद्ध करता हुआ संगठन की निगाह में जो जो मुझे दायित्व दिया गया, जो जो जिम्मेदारी दी गई, उसको मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करने का प्रयास करा और मैं संगठन की कसौटी में खरा उतरा। सांसद जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला तो ये, जब आपने युवाओं की बात की है तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है। विपक्ष बेरोजगारी पर कह रहा है और जो आंकड़े जारी हुए हैं 55,400 सरकारी पद खाली हैं स्कूल शिक्षा विभाग जैसे तमाम विभागों में। तो ये कब भरेंगे सर, ये रिक्तियां कब भरी जाएंगी? देखिए, मैंने कहा ना, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। ये पद हम बराबर निकाल रहे हैं। मैं आपको विज्ञप्ति भी दे देता हूं जो मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली है। है ना। दूसरा, मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि बेरोजगारी, भाई मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने खुद ने मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगार मेला लगाया और 70 कंपनियों को आमंत्रित करा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर देश की कंपनियों। और हमने यही शर्त रखी थी कि हमारे बच्चों के इंटरव्यू यहीं होंगे और उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथ से यहीं देंगे। और इंटरव्यू है 7,000 से ज़्यादा वो आए हैं प्रतियोगी, और लगभग 3 से 4,000 युवाओं को, 3,500 युवाओं को हमने वहीं अपॉइंटमेंट देने का काम किया। अपॉइंटमेंट लेटर मैंने अपने हाथ से दिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है, आज भी हमारे पास पद खाली है। मेरी वेबसाइट देख लो आप, मैंने उसमें कर रखा है। क्या मुझे जो वो करें, अप्लाई करें, मैं आपको आपकी योग्यता के हिसाब से हम कंपनी से या किसी से कोऑर्डिनेशन करा के आपको हम रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। तो ये कहना कि तो बेरोजगार, ये सिर्फ उज्जैन के युवाओं के लिए, पूरे एमपी के लिए? कहीं का भी करे ना। 26 लाख बेरोजगार हैं रजिस्टर्ड। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब मैं एक सांसद होकर जब ये काम कर रहा हूँ तो मेरे मुख्यमंत्री कितना काम कर रहे होंगे। हमारी सरकार जो देश की मैं आप भारत देश की बात करता हूँ, अभी मैं आपको दे देता हूँ विज्ञप्तियाँ निकाल कर। मैं तो खुद ही पढ़ रहा था, देख रहा था कि कितने पद निकाले गए। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी ने कहा है कि हम युवाओं को राजनीति में भी आगे लाना चाहते हैं। 1 लाख युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने लाल किले से कहा, उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तो वो विज्ञप्तियां निकल रही हैं। तो ये कहना कि भाई विज्ञप्तियां नहीं निकल रही हैं, बेरोजगारी है, तो उसको धीरे धीरे उसको भरने का प्रयास डबल इंजन की सरकार कर रही है। और आने वाले समय में आप विश्वास रखें, मोदी है तो मुमकिन है, हर हाथ को काम मिलेगा और मिल रहा है। एक आखिरी सवाल सर, युवाओं की जब बात चल रही है तो युवाओं पे ही मेरा ये सवाल है। आजकल युवा बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं वेट लॉस, फैट लॉस के लिए, लेकिन आपने क्या तरीका अपनाया था कि 1 महीने में 32 किलो वजन कम कर लिया था आपने? तो क्या 1 महीने में नहीं, मैंने लगभग 8 महीने में वजन कम करा। फिर भी 1 महीने में 4 किलो बहुत है सर। डाइट कंट्रोल करी। मैंने आयुर्वेदिक पद्धति और देशी पद्धति योगा दोनों को अप्लाई करा, क्योंकि योगा के ऊपर माननीय मोदी जी ने कहा फिट इंडिया, तो फिट इंडिया में मैं भी सांसद हूँ, तो मेरे लिए भी वो पूछते हैं। तो गडकरी जी वाली स्कीम चल रही है अभी भी या एक्सपायर हो गई वो? नहीं, अभी तो चुनाव के कारण हमने थोड़ा सा उसको रोका था, तो आप देखेंगे मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया, पर मेरे को वापस से टोका गया। बिल्कुल, मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हम कहते हैं ये हमारा परिवार है, परिवार के रूप में काम करते हैं। लेकिन ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ NDTV के माध्यम से कि हमारे जो मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हमारे सदन के मुखिया भी हैं, हमारे संगठन के भी मुखिया हैं, लेकिन वो परिवार के भी मुखिया हैं। वो बराबर वॉच करते हैं कि सांसदों की क्या वेट बढ़ रहा है, तबीयत कैसी, किसी को अगर खांसी हो रही है तो आप देखेंगे कि उन्होंने आयुर्वेदिक अनुसंधान में भी भेजा। मेरे वेट के लिए भी उन्होंने टोका। अमित शाह जी से भी मैं 3 दिन पहले मिला हूँ माननीय HM साहब से, तो उन्होंने, साहब ने देखते से ही बोला मेरे को कि आपका वेट बढ़ गया। हाँ साहब। तो फिर मैं कहा साहब मैं 2 महीने में फिर कम कर रहा हूँ।
तो बोले ठीक है। तो मतलब वो एक परिवार का जो मुखिया रहता है वो अपने सदस्यों की जो चिंता पालते हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी पारिवारिक रूप में काम करती है संगठन, और हमारे जो मुखिया वो हमारी स्वास्थ्य की भी चिंता पालते हैं। सर बहुत धन्यवाद, आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया। और एनडीटीवी के न्यूज़ रूम में आज उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।